हेलो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चीनू ठाकुर जायसवाल और मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूं बहुत इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। ये एडमिनिस्ट्रेशन अंडर ब्रिटिश और वेरियस एक्ट्स का टॉपिक है। ये मतलब बहुत अच्छे से मैंने अपनी क्लासेस में डिस्कस किया है। मैं अन अकेडमी पे एजुकेटर हूं और अगर आप इसको अच्छे से जानना चाहते हैं ये सारे एक्ट्स को, तो आप अन अकेडमी में मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा नाम है चीनू ठाकुर जायसवाल। ठीक है, तो मैं उसी क्लास में अभी-अभी कुछ देर पहले ही मैंने ये एमसीक्यू डिस्कस किए हैं और अब यहाँ पर मेरा ये जो चैनल है लेट्स स्टडी, इसमें मैं ये अपलोड कर रही हूँ। ठीक है, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, इससे बहुत हेल्प होता है, इससे मोटिवेशन मिलता है कुछ और नया करने के लिए अपने सारे स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज के इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस हैं, ये 10 एमसीक्यूज हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यस, रेडी। आप लोग अपना जो भी स्कोर होगा वो नीचे जो कमेंट सेक्शन है प्लीज़ उसमें ज़रूर दीजिएगा। इससे ये क्लियर हो जाएगा कि आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं या अगर कोई आप लोगों को कोई परेशानी आ रही है तो वो भी पता चल जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 इज करेक्ट। 1813 चार्टर एक्ट में जो भी स्टेटमेंट्स है इनमें से वो कौन सा सही है। ठीक है, हमेशा क्वेश्चन करने से पहले यहाँ पर ज़रूर अंडरलाइन कीजिएगा, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यहीं पर होती है। ठीक है, चलिए। इट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना। इट asserted the sovereignty of the British Crown over the Indian territories held by the company. The revenue of India were now controlled by the British Parliament. ठीक है, तो आप ऑप्शन यहाँ नीचे दिए हुए हैं, अब आप बताइए सही आंसर क्या होगा। ठीक है, मैं टाइमर फिर से लगाना भूल गई हूँ, सो सॉरी, बट हाँ मैं बहुत जल्दी टाइमर भी ऐड कर दूंगी। ठीक है, मैं आपको 15 सेकेंड्स यहाँ पर दे रही हूँ, आप उसमें आंसर कर सकते हैं। चलिए, योर टाइम स्टार्ट नाउ। यस, एंड द राइट आंसर इज 1 एंड 2, क्योंकि ये बिल्कुल सही बात है कि 1813 के हिसाब से मोनोपोली तो हटा दी गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, लेकिन अभी भी जो वो चाइना से ट्रेड करते थे ना चाय का, वहाँ पर उनकी मोनोपोली थी। ठीक है, और ये मोनोपोली भी हट जाएगी, कब हटेगी उसका अभी डिस्कस नहीं करेंगे, आप उसको देखिएगा अभी जब क्वेश्चन आने वाला है उसी से रिलेटेड। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Why did the early nationalists oppose the Council Act of 1892? 1892 काउंसिल एक्ट के लिए अर्ली नेशनलिस्ट जो थे वो अपोज क्यों थे। अर्ली नेशनलिस्ट से आप समझते ही होंगे, 1885 में 1885 में आईएनसी बन चुकी थी, है ना, नेशनल कांग्रेस बन चुकी थी। तो उसमें जो स्टार्टिंग में हमारे नेशनलिस्ट हैं उन्हें अर्ली नेशनलिस्ट कहा गया है, और बाद में जो और भी हमारे जो मॉडरेट लीडर्स और एक्सट्रीमिस्ट लीडर वाला जो सेपरेशन आप देखेंगे वो मैं आईएनसी की जब स्पेशली क्लास लूँगी तो उसमें आपके साथ डिस्कस करूँगी। ठीक है, चलिए बताइए, तो इनमें से क्या कारण था, कौन सा मतलब कारण था जिसकी वजह से इन्होंने इस काउंसिल एक्ट के अपोजिट अपना मत दिया। The number of members of the Imperial Legislative Council was increased. The number of members of provisional councils was increased. The council were given the right to discuss the annual budget. The act did not give the Indians control over the public funds. जब ऐसे लंबे लंबे सेंटेंस आए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं पर भी कोई कीवर्ड आपको मिले तो आप उसे अंडरलाइन कीजिएगा। जैसे द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द इंपीरियल लेजिस्लेटिव, इंपीरियल लेजिस्लेटिव इंक्रीज कर दी गई थी, क्या इस वजह से नाराज थे? बिल्कुल नहीं। मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल काउंसिल को इंक्रीज कर दिया था, क्या इस वजह से नाराज थे? या जो काउंसिल थी उसको अधिकार दे दिया गया कि आप एनुअल बजट को डिस्कस कर सकते हैं, या जो एक्ट है वो इंडियंस को कंट्रोल नहीं देता है पब्लिक फंड्स पर, इसलिए नाराज थे। समझ में आए, कीवर्ड्स को पढ़ेंगे और उसी हिसाब से समझेंगे तो गलती नहीं होगी। चलिए बताइए राइट आंसर क्या होगा।
Yes, and the right answer is the act did not give the Indian control over the public funds. इसी वजह से वो नाराज थे कि पार्टिसिपेशन तो मिल गया था, पार्टिसिपेशन मिल गया था इंडियंस को, लेकिन वो सिर्फ वहाँ पे राय दे सकते थे अपनी, उनकी राय सुनी जाती थी बट मानी नहीं जाती थी। और पब्लिक फंड जो था उस पर भी उनका कंट्रोल नहीं था। किसका कंट्रोल था? सेंट्रल गवर्नमेंट का था, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट का था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये इंडियन एक्ट के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ये मैंने डिस्कस कर दिए हैं। आप ये एमसीक्यू के बाद ज़रूर पढ़िएगा, आपको ये इंडियन एक्ट समझ में आ जाएगा। ये बहुत इजी है, ठीक है। चलिए, मैंने सारे एक्ट अपनी क्लासेस में डिस्कस किए हुए हैं। अगर फिर भी आप चाहते हैं कि मैं यूट्यूब पे भी कोई क्लास लूँ तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। Which one of the following statements about the Government of India Act 1919 is not correct? जैसे आपको नॉट वाली चीज़ें मिले ना, सबसे पहले इसको अंडरलाइन कीजिएगा, क्योंकि आजकल जो भी मोस्टली क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें नॉट वाला पैटर्न सबसे ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। चलिए, अब आपका क्वेश्चन है कि 1919 एक्ट के बारे में क्या सही नहीं है। इट एक्सटेंडेड द प्रैक्टिस ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। क्या कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बढ़ गया था? कभी कभी ना ये स्टैमरिंग हो जाती है वर्ड्स की। सांप्रदायिक जो मतलब मुद्दा जो 1909 में स्टार्ट हुआ था वो क्या इसमें और ज़्यादा बढ़ गया था? इट मेड द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। क्या जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव थे वो लेजिस्लेटर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गए थे? इट इज़ ऑल्सो नोन एज द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। क्या इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहा जाता है? इट पेव्ड द वे फॉर फेडरलिज्म बाय clearly separating the responsibility of the center and provinces. तो बताइए क्या इसमें से क्या सही नहीं है? ठीक है, चलिए आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब। यस, एंड द राइट आंसर क्या होगा? इट मेड द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। ये तो हुआ ही नहीं था। लेजिस्लेचर्स के लिए सेंट्रल एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल नहीं हुए थे, प्रॉब्लम तो यही थी, ठीक है। बाकी बिल्कुल सही है। 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स कहा जाता है। कम्युनल जो रिप्रेजेंटेशन था वो जो है बढ़ चुका था, और यहाँ पे जो नया मतलब अगला जो एक्ट आने वाला था उसमें फेडरलिज्म वाली बात क्लियर होने वाली थी। फेडरलिज्म क्या होता है? जहाँ पे संघीय व्यवस्था होती है, ठीक है, संघीय व्यवस्था होती है जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी को अलग अलग बांट दिया जाता है। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर को मिलती है और कुछ प्रोविंसेस को मिलती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समझ में आ गई बातें? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, yes, which one of the following had created the office of the Secretary of State for India? कौन से चार्टर्ड में आप देख रहे हैं कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का पोस्ट जो है क्रिएट किया गया है, ऑफिस क्रिएट किया गया है? द काउंसिल एक्ट 1861, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। बताइए सही आंसर क्या होगा? आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ। Yes, and the right answer is गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। 1857 का रिवॉल्ट होता है, और इस रिवॉल्ट में बहुत सारे जो इंडियंस हैं वो भी मारे जाते हैं, और ब्रिटिश जो सैनिक थे वो भी मारे जाते हैं, ब्रिटिश ऑफिसर्स भी मारे जाते हैं, नुकसान होता है। तो अब जो है क्राउन जो है, ब्रिटिश क्राउन, वो कहता है कि अब आपको यहाँ पर एम्पायर संभालने की ज़रूरत नहीं है, ब्रिटिश कंपनी अब आपका सिर्फ काम है ट्रेड करना, और अब ब्रिटिश एम्पायर जो है, ब्रिटिश क्राउन जो है वो रूल करेगा। 1858 के बाद ऐसा हो जाता है। तो वहाँ से महारानी अपने आप तो नहीं आएंगी, तो वो एक पोस्ट बनाती हैं, एक ऑफिस बनाती हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का। चलिए समझ में आया? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्ट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी?
ट्रेड मोनोपोली पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी की किस एक्ट में खत्म हो जाती है? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, द चार्टर एक्ट ऑफ 1833, द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। चलिए आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब। यस, एंड द राइट आंसर इज चार्टर एक्ट 1813। ट्रेड मोनोपोली यहाँ पे खत्म हो जाती है, लेकिन कंप्लीट की बात यहाँ नहीं हो रही है। ठीक है, कंप्लीट की बात नहीं हो रही है। इंडिया में इसकी मोनोपोली खत्म होती है, बट चाइना में अभी तक इसकी मोनोपोली चल ही रही है। चाय का जो व्यापार ये चाइना से करता है, उसकी मोनोपोली अभी कंटिन्यू है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट 1899 which reduced the strength of elected member was। कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट 1899 के अंतर्गत जो इलेक्टेड मेंबर थे उनकी स्ट्रेंथ को कम कर दिया जाता है, उनके नंबर्स कम कर दिए जाते हैं। ये कौन करता है? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन या नन ऑफ दीज? आपका ऑप्शन इसी में है, अब आपको सर्च करना है। योर टाइम स्टार्ट नाउ। यस, एंड द राइट आंसर इज लॉर्ड कर्जन। ठीक है, याद रहेगा आपको। यस, 1899 लॉर्ड कर्जन, कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स ऑफ 1909? मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स की बात हो रही है और यहाँ पर 3 पॉइंट दिए गए हैं, आपको बताना है क्या करेक्ट है। सबसे पहले तो यही अंडरलाइन किया कीजिए। दे वर नेम्ड आफ्टर द ब्रिटिश पार्लियामेंट्रियंस, मिंटो एंड मार्ले। क्या ये ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस थे? They provided for limited self-government by increasing the number of elected Indian in the Legislative Council। क्या लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में जो सेल्फ गवर्नमेंट के नंबर्स थे, जो इलेक्टेड इंडियन थे, क्या उनका नंबर बढ़ा दिया गया था? They contained provisions that ensured that British officials retain their majority in the Imperial Legislative Council। क्या कुछ इस तरह से ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने मतलब इंश्योर किया था कि भाई वो इंडियन को पोस्ट तो देंगे, लेकिन मेजॉरिटी जो रहेगी वो ब्रिटिश ऑफिसर्स की रहेगी? अब आप इसमें सही आंसर बताएंगे, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। यस, एंड द राइट आंसर इज 2 एंड 3। क्योंकि यहाँ सबसे पहली बात यहीं पर है कि मिंटो और मार्ले ये दोनों ब्रिटिश पार्लियामेंट्रीज नहीं है। ये दोनों कौन है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में देंगे। चलिए, जितना आप लोग कमेंट करेंगे, जितना आप लोग कहीं पर इसको लिखकर पॉइंट्स लिखेंगे, उतना ही आपके माइंड में ये छप जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which one among the following acts for the first time allowed Indians, at least theoretically, entry to higher post in British Indian administration? इसमें से वो कौन सा एक्ट है जिसके थ्रू एंटर कर जाते हैं ब्रिटिश जो इंडियन जो लोग हैं, वो अलाउड हो जाते हैं कि ठीक है आप एडमिनिस्ट्रेशन में आकर बैठ सकते हैं, बट ये सिर्फ थियोरेटिकली है, मतलब उनको और कोई पावर नहीं दी जाती है। तो ये किसके थ्रू होता है? चार्टर एक्ट 1830, चार्टर एक्ट 1833, चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 या इंडियन काउंसिल एक्ट 1861? तो बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। टाइमर स्टार्ट होता है अब। यस, एंड द राइट आंसर विल बी चार्टर एक्ट 1833। ठीक है, चार्टर एक्ट 1833 में फर्स्ट टाइम इंडियंस को अलाउ कर दिया जाता है कि ठीक है आप हायर पोस्ट पे आ सकते हैं, बट थ्योरेटिकली। ठीक है, चलिए उन्हें पावर नहीं दी जाती है। चलिए अगला, वो वॉज लॉर्ड मॉर्ले? मैंने आपसे कहा था ना ये क्वेश्चन आगे आएगा। ठीक है, ए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, बी वाइसरॉय ऑफ इंडिया, सी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया या डी नन ऑफ द अबव? आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। यस, एंड द राइट आंसर इज सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। ये कब इशू होती है ये पोस्ट? 1858 में। ठीक है, और लॉर्ड मॉर्ले हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, तो फिर मिंटो कौन है? लॉर्ड मिंटो वो है वाइसराय ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट
of 1990 clearly defined as 1990 का इंडियन एक्ट उसे क्लियरली क्या कहा गया है? द सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर। क्या इस एक्ट के अंतर्गत पावर को बांट दिया गया है जुडिशरी और लेजिस्लेचर में? द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। क्या जुरिस्डिक्शंस को सेंट्रल और मतलब सेंट्रल और प्रोविंशियल की क्या क्या जुरिस्डिक्शन है, क्या क्या पावर्स है, क्या ये डिफाइन किया गया है? द पावर ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड वाइसराय, जो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया है क्या उसकी पावर्स के बारे में इसमें डिस्कस किया गया है? बताइए नन ऑफ द अबव, इसमें से क्या आंसर ठीक होगा? आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। यस, एंड द राइट आंसर इज, यहाँ पर डिस्कस किया गया है जुरिस्डिक्शन ऑफ द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट। जहां आप देखेंगे डुअल गवर्नमेंट की बात हो रही है। अब यहाँ पर पावर्स को बांट दिया जाएगा सेंट्रल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे, तो वो 1919 में ही होगा। आई होप आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे या आप चाहें कि और क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करूं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सो दैट मैं और अच्छे वीडियोस आपके साथ शेयर कर पाऊँ। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।